तो है कुछ इस तरह कि आपके पास वो शेप्स हैं, रेक्टेंगल बने हुए हैं, उनके आगे ना ज़रा वो ए बी सी भी लिखे हैं, वो भी शेप्स के अंदर है जो कि उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अब जोड़ना किस तरह है वो तो आप यूनियन वगैरह इंटरसेक्ट वगैरह से ये सारा काम करवा सकते हैं। अलबत्ता हम एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक शेप बना रहे हैं बड़ी। ये शेप ली, इसको पीछे नहीं बनाना, स्टार्ट में आप इसको यूं ही आगे के लिए बनाएं कि जी यहाँ से शेप आके यहाँ तक एंड हो, कुछ इस तरह से। देन इसको ड्रैग करके हम पीछे ले जाएंगे और इस तरह से जो मल्टीपल शेप्स दूसरी भी होंगी उनको। देन आपने क्या करना है कि एनिमेशंस में जाना है। ट्रांजिशन में इसलिए नहीं कर रहा, मूव ट्रांजिशन उससे भी हो जाता है, लेकिन क्या पता किसी के पास मौजूद ना हो। तो एनिमेशन में जाके हम यहाँ से आ जाएंगे लाइन एनिमेशन में। अब इस दौरान आपने अपनी शेप मूव नहीं करनी, शेप को नहीं मूव करना। तो लाइन एनिमेशन दी वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। हमने इसको लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करवाने। तो ग्रीन पॉइंट जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जबकि रेड जो है उसका एंडिंग पॉइंट है। और वो हमें एक रेफरेंस भी दे रही है, ज़रा लाइट सी शेप जो नीचे बनी हुई आ रही है लाइट ब्लू कलर में। ये मैं बता रहा है कि हाँ भी वो शेप यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो हमने और कुछ नहीं करना, यहाँ से जो रेड पॉइंट है इसको हम ड्रैग करके आगे ले आएंगे, वहाँ तक आगे लेंगे जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये शेप आ जाए। जैसे कि मैं इसको कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए। देन जब मैं F5 करूँगा तो स्टार्ट में ये लेफ़्ट साइड पर है। जबकि एरो की प्रेस करने पर ये लाइन एनिमेशन, अगर मैं इसको राइट साइड पे ना लाता ये अप टू डाउन ही नीचे ही जा रही थी, ये लेफ़्ट टू राइट फिर ना आती। तो हमने इसको इस तरह से यानी कि लाइन एनिमेशन दिए। इसका जो रेड पॉइंट है इसको ड्रैग करके आपने आगे ले आने। ये क्लियर हुआ आपसा? इसी सिस्टम से बकाया जितने भी हैं ना स्लाइड्स, सॉरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, वो सारे भी हैं, बस उनको ग्रुप कर लीजिएगा एक दफ़ा ही, ताकि इंडिविजुअल एक एक के ऊपर एनिमेशन ना देनी पड़े। ग्रुप करके देन लास्ट में एनिमेशन दे दें। हाँ यही है, ये इसी प्रोसीजर के तहत ही होगा। कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगी जो ये लग रही है, ये तो काफ़ी आसान है। इजी है, ट्राई कीजिएगा ये लाइन एनिमेशन ही। आज भी ग्रुप होता है, उसमें कंट्रोल ए से सब एक साथ ग्रुप हो जाते थे। तो कंट्रोल ए से किसने क्या सिलेक्शन करें, शिफ्ट के साथ यानी कि सिलेक्शन करें, शिफ्ट दबा के ना जो जो शेप आपने गठे लेकर आनी है एक साथ उस पर क्लिक करते जाएं, देन ग्रुप करके लास्ट में एनिमेशन दें। कंट्रोल ए से तो सारा कुछ ही सिलेक्ट करेगा, उसका काम ही यही है, सिलेक्ट ऑल। अलग अलग एक दो शेप्स को कंबाइन करना हो तो उसके क्या ऑप्शन है, अलग अलग दो शेप्स, बस आ गई समझ। ये स्लाइड समझ से बाहर है, ट्राई करें, इस पे कोई छूट नहीं है, सारे सबमिट करवाएंगे। अच्छा जी, इब्रार कह रहे हैं सर एक्सेल में बेसिक फार्मूलाज रिवाइज करवा दें। अब बेसिक में क्या कहूँ, बेसिक में मेरे नज़र में तो वी लुकअप भी आ जाता है। आई थिंक ये प्लस माइनस का जिक्र करें अबरार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा अच्छा, हैरत है बकाया फिर आपने किस तरह कर लिया, लेकिन चले कोई नहीं, कल चुन चुन के बदले लूँगा, टेंशन ही ना लें। अच्छा, एक्सेल के अंदर जो फार्मूलाज थे उनका हमने स्टार्ट में ये जिक्र किया था
कि इनका आपने रट्टा नहीं लगाना, इनको समझना है, क्योंकि फार्मूलों की लॉजिक समझ आ गई दैन जो दूसरे फार्मूले हैं वो भी आप किसी ना किसी जगह इंटीग्रेट इजीली करवा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हों 12 एंड 54, ये हमारे पास एक आ गई जी वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2 है। अब हम यहाँ टोटल निकलवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए सिंपल है, इज़ इक्वल टू लगाएं, कोई भी फार्मूला है, इज़ इक्वल टू ज़रूरी है। इसके बाद जो हमने पढ़े थे वी लुकअप, रैंक वगैरह वगैरह सारे अपनी जगह थे, लेकिन हम इज़ इक्वल टू ज़रूर लगाते हैं। तो इज़ इक्वल टू देन 12 पर क्लिक करें। अब प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करना है तो वो साइन बीच में बस ऐड कर लें। जैसा कि मैं प्लस करना चाह रहा हूँ तो प्लस का साइन, 54 पर क्लिक किया, देन एंटर। तो हमारे पास ये क्या कह रहा है कि इन दो वैल्यूज़ को प्लस करके यहाँ टोटल में आंसर दे रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ इनमें से कोई एक वैल्यू अप एंड डाउन करूँ तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ये। जबकि इसी प्लस करने का एक दूसरा तरीका है कि आपके पास अगर एक लिस्ट के अंदर नंबर हैं इन सारों को प्लस करने, तो इज़ इक्वल टू क्लिक किया प्लस, क्लिक किया प्लस, इस तरह से हम क्लिक करते रहें तो हो तो जाएगा, लेकिन हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। आंसर ये भी एक्यूरेट दे रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है। इसका हमने आसान सा हल किया था कि जी आप यहाँ पर इज़ इक्वल टू सम फार्मूला लगा लें, जो कि बाय माउस हम यहाँ ऑटो सम पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट, देन इस पर क्लिक नहीं बल्कि यहाँ पर जगह सेलेक्ट कर लें पूरी, जितने नंबर आपने सेलेक्ट करवाने या जिनका प्लस एडिशन करवानी है वो जगह सेलेक्ट कर लें, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दें। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है जी 335, जो कि हमें इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके आंसर दे रहे हैं। सेम इसी तरह माइनस करना है तो इज़ इक्वल टू, अलबत्ता माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये मैनुअल तरीके हैं, इनके अंदर जिसका सम है ना, प्लस मैनुअल भी कर रहे हैं और सम लगा के ऑटोमेटिक यानी कि बड़े एरिया को भी कवर कर रहे हैं। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको इंडिविजुअल एक एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इज़ इक्वल टू माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स छोटी वैल्यू पहले सेलेक्ट करेंगे देन बड़ी सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में जा रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ये कर दो 68 माइनस 55 इंटर, तो ये आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है तो इज़ इक्वल टू 55, मल्टीप्लाई के लिए हमने कहा था कि एस्ट्रिक का साइन यूज़ होता है, जो कि ये स्टार सा बना होता है। अगर आपका छोटा कीबोर्ड है तो ये हमारा शिफ्ट 8 बटन के ऊपर आ जाता है, अगर बड़ा है तो बिल्कुल राइट साइड पर प्लस के ऊपर माइनस है और माइनस के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये एस्ट्रिक का साइन मौजूद होगा। इसको यूज़ करके आप दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करें तो हमें ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है। और डिवाइड करना है तो इज़ इक्वल टू 68, डिवाइड के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं, ये एस्ट्रिक के लेफ़्ट साइड पर ही मौजूद है। तो स्लैश यानी कि डिवाइडेड बाय 55 इंटर, तो हमारे पास ये उसका आंसर जो है वो आउटपुट में शो कर देगा। ये क्लियर हुआ अबरार? और किसी का कोई सवाल, कोई मसला, परेशानी आ रही हो? हाँ भाई, मरियम, मिर्सा, नवीद, हफ्सा, आफाक, कोई आंसर नहीं है, सब आता है।
नो सर, बाकी शायद क्लियर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अफाक। सर मेरा ये सवाल है कि अगर हम पावर पॉइंट पे मुख्तलिफ शेप्स ड्रा करते हैं और उनमें एक पिक्चर लगाना चाहते हैं, हम्म। और वो जो पिक्चर है वो सिर्फ शेप्स के अंदर ही नजर आए, ठीक, मैं पहुंच गया, वो भी एक वो प्रोजेक्ट की किस तरह? तरह है। कोई नहीं। वो इस तरह से था कि आपके पास जितनी भी शेप्स हैं, हमने वो एक बनाया था उसके अंदर ना, रैंडमली हम शेप्स ला रहे थे, उनको वेल ट्रिम करके, यानी कि एक स्ट्रक्चर सा मैंने बना लिया था। तो इसी तरह आपके पास कोई भी शेप हो, जैसा कि हम ये ट्राइंगल ही ले लेते हैं, इसी की कॉपीज। ये देन इनकी सिलेक्शन करके एक और कॉपी ले लेंगे, और इसको मैं रोटेट करवा दूंगा बजरिया यहाँ से फ्लिप वर्टिकल, ताकि वो कुछ इस तरह से ना, वो कांटे टाइप जिस तरह होती हैं यूँ आ जाए मेरे पास। और एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ताकि वो अलाइनमेंट वगैरह एडजस्ट हो जाए। ये करने के बाद आपने इन सारों की सिलेक्शन करनी है। लेफ़्ट क्लिक दबा के भी कर सकते हैं, शिफ्ट से भी कर सकते हैं, बट आपने डायरेक्ट शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल से पिक्चर नहीं ले आनी। पिक्चर आएगी लेकिन वो हर शेप के अंदर ना लादा लादा आ रही होगी। हम तो ये चाहते हैं ना एक ही तस्वीर हो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ना क्रॉप होकर फिट हो जाए। तो उसके लिए आपने डायरेक्ट शेप फिल नहीं, बल्कि उससे पहले आप इसको ग्रुप कर दें, जो भी शेप्स हैं यहाँ से ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अब अगर आप शेप फिल से जाके कोई पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं, तो वो यहाँ इसके अंदर ऐसे ही आएगी जैसा कि एक बड़ी तस्वीर हो और वो इस फ्रेम के अंदर आ रही है, इस तरह से। ग्रुप ज़रूरी है, अदरवाइज़ हर शेप के अंदर इंडिविजुअल लादा लादा यही तस्वीर बार बार रिपीट आ रही होगी। तुम ये ग्रुप से ज़रिए यानी कि इमेज एडजस्ट कर सकती हैं। जी अफसा। पहले फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट टैब में जाना ज़रूरी है। शेप फॉर्मेट जो है ना, इधर आना ज़रूरी है। देन यहाँ से ग्रुप, ग्रुप के बाद शेप फिल के अंदर आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि शेप की सेटिंग आपकी होम या इंसर्ट में उस तरह से नहीं आएगी, शेप फॉर्मेट में आना पड़ेगा। और शेप फॉर्मेट तभी ओपन होता है जब आप शेप के ऊपर क्लिक कर लें, तभी आएगा, अदरवाइज शेप फॉर्मेट ओपन नहीं होगा। और किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी हो, कोई चीज़ भूल रही हो, कुछ भी पूछ लें आज। हाँ, कल मेरी बारी है इंशाल्लाह। सर जी वीडियो वाला अभी बता दें, बता देते हैं। कल ये सारे बदले लूँगा गिन गिन के, आफाक से तो ख़ास तौर पे। अच्छा, वीडियो का क्या है? वीडियो लाने वाली सेटिंग या जो टेक्स्ट के अंदर हमने वीडियो लाई है आफाक, ये ज़रा मुझे बता दें। सर जी वो जो टेक्स्ट इसके वीडियो की जो ऊपर टाइपिंग होती है ना, वो टाइपिंग को किस तरह हम निकालेंगे उससे कि पीछे बैकग्राउंड नजर आए वीडियो का? मैं चले बता देता हूँ। अफसा कह रही सर मेरे में तो ग्रुप का ऑप्शन ही नहीं है। शिफ्ट से सिलेक्शन करें फिर होगा, ग्रुप होगा ज़रूर, डिसेबल होगा। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करने पर ये आ जाएगा। ग्रुप ना भी लिखो ना, इसके ये छोटा सा आइकन आ रहा होगा, दो शेप्स ही बनी होंगी छोटी सी। तो अफाक कह रहे हैं जी कि वो जो टेक्स्ट के अंदर से हमें वीडियो नज़र आ रही थी वो किस तरह से आई है, तो वो देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले आता हूँ बजरिया टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए, ALT I X।
और हमने एक ये बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा कर लिया। देन यहाँ पर आपके पास कोई सा भी टेक्स्ट आ गया, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पावर पॉइंट लिख लेते हैं, पावर पॉइंट इफ़ेक्ट। देन सिलेक्शन करके कंट्रोल ई से सेंटर में लाएं और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लें कमांड के ज़रिए, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स। साइज़ बड़ा करने के बाद जो सबसे मेजर काम है वो है जी आपके पास इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ना, वो कुछ इस तरह से देना है कि वो बड़ा बड़ा नज़र आए, ठीक है, बोल्ड टाइप हो, यानी कि इस तरह से। तो हम यहाँ पर चलें यही दे देते, थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हमने लानी है जी शेप, क्योंकि वीडियो जो है ना वो कट नहीं हो रही। हमने यहाँ पर क्या करना है कि एक शेप लाना है, शेप के साथ इसको ट्रिम वगैरह कराने ताकि टेक्स्ट वाली जगह खाली रह जाए। तो हम यहाँ एक इंसर्ट से जाके एक बड़ी शेप ले आएंगे जो कि इस पूरी स्लाइड के एरिया को कवर कर रही हो। अब हमने टेक्स्ट पहले लिखा है, बाद में शेप बनाई है, तो शेप ऑफ कोर्स हमारी फ्रंट पर आएगी जिससे टेक्स्ट हमारा हाइड हो जाएगा। तो हम इसको शेप फॉर्मेट में ही जाके सेंड बैकवर्ड से पीछे भेज देंगे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में। जब ये पीछे चला जाए, अब आपने इन दोनों की सिलेक्शन करनी है बजरिया शिफ्ट, टेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक कर दें, शिफ्ट दबा के रखें और इस पर आके क्लिक कर दें। देन आ जाए जी मर्ज शेप। तो यहाँ ये देखिए यूनियन एक कर रहा है, कंबाइन अंदर से डिलीट कर रहा है, फ्रेगमेंट का भी ऑप्शन है, इस तरह से मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पर कंबाइन या सब्ट्रैक्ट इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लेता हूँ। ये कुछ अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया अंदर से, ठीक हो गया, यानी कि इसकी कटिंग होगी अब। देन जो वीडियो है वो हम ले आएंगे इंसर्ट वीडियो दिस डिवाइस, और यहाँ से हम ये वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रंट पर ही आती है वीडियो भी, ठीक। तो इसको भी हम यहाँ से सेंड बैकवर्ड करेंगे। देन अगर आप इसको प्ले करें तो वो टेक्स्ट के अंदर से वीडियो में नज़र आएगी, और शेप का कलर आप चेंज करना चाहिए यूँ दे सकते हैं, ये नहीं। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा, उसका साइज़ बड़ा किया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया। देन एक बड़ी शेप लेनी है, दोनों की सिलेक्शन करके उसको कंबाइन कर देना ताकि जो टेक्स्ट वाला एरिया है वो हमारा कट हो जाए, डिलीट हो जाए। देन एट लास्ट हम वीडियो लाएंगे, उसको सेंड बैकवर्ड कर दीजिएगा जिससे वो टेक्स्ट के अंदर हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इस तरह से हम ये लेकर आ सकते हैं। ये क्लियर हुआ है फाक? सही सही। और किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? हाँ लॉक है ना, वही दो की सिलेक्शन कर लें। ये देखें मैं भी स्टार्ट में हूँ ना, अब दो ऑब्जेक्ट बेशक हो मेरे पास, एक ये है और एक ये एरो की है। अब मैं इनको ग्रुप करना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स अभी ये सेपरेट हैं तभी तो अनग्रुप हैं। तो मेरा भी अभी ये लॉक है, जब मैं शिफ्ट दबा के दोनों की सिलेक्शन कर लूँगा तब जाके ये ग्रुप ओपन होगा। सिलेक्शन ज़रूरी है। अब ये इकट्ठे हो गए। सही सिलेक्शन नहीं कर रही होंगी, एक दफ़ा और देख लें। क्या पता आप इसके ऊपर भी शिफ्ट दबा रही हो, ये क्लिक किया है ना, इसके ऊपर शिफ्ट से क्लिक ना करें, बस ये क्लिक किया नॉर्मल क्लिक, शिफ्ट से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उस पर नहीं, इस पर क्लिक करें, देन ये ग्रुप आएगा। क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट से साथ क्लिक नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि वो वापस डी सेलेक्ट कर देता है, मसला ये। तो बस पहले पे नॉर्मल क्लिक, दूसरे पे आप शिफ्ट के साथ क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा। सर जी एम एक्स एक्सेल में एक सेल को दूसरे सेल के साथ कैसे लिंक किया जाता है, एक सेल का दूसरे सेल के साथ?
काफ़ी ईजी है। ये यूँ है कि आप चाहते हैं कि किसी भी एक सेल का जो डाटा है, आपने फार्मूला लगाया है या खुद ही लिख रहे हैं, आप चाहते हैं वो जो यहाँ पर चीज़ लिखी है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट दूसरी जगह पर भी आ जाए। जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसका टोटल होके ये यहाँ पर आ गया। हम यहाँ लिख लेते हैं जी बड़ा सा ग्रैंड टोटल एग्जाम्पल। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ऑफ कोर्स ये तो हमने फार्मूला लगाया है, इन सब को प्लस करके इधर आंसर दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ दूसरी जगह भी आंसर है बट मुझे फार्मूला ना लगाना पड़े। अभी तो ये छोटा फार्मूला है जी, इज इक्वल टू सम, ऐसा इशू नहीं है, लिखा भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई लेंथी फार्मूला हो, वी लुकअप हो गया, रैंक हो गया, तो उसके अंदर डिफ़िकल्टी है। तो जहाँ पर आपको लिंक करने हैं वहाँ पर आप सिंपल इज इक्वल टू दबाएँ, जिस सेल का डाटा यहाँ शो करना है उस पर क्लिक करके इंटर प्रेस कर दें। कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, बस इंटर प्रेस करने, जैसे यहाँ वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज हो जाएगा। 368, ये भी 368, और इस पर हमने इज इक्वल टू सम का फार्मूला भी नहीं निकाला, डायरेक्ट लिंक कर दिए इसको। और कोई सवाल, कोई मसला परेशानी हो? हाँ मेरे स्टूडेंट सबको क्लियर है, कल टेस्ट के लिए रेडी हैं सब? सिलेक्शन मेन चीज़ सिलेक्शन है। सिलेक्शन करेंगी तब ये ग्रुप भी होगा, सिलेक्शन करेंगी तो गठी एनिमेशन भी अप्लाई होगी, और सिलेक्शन करने से भी ये मर्ज शेप का जो ऑप्शन है ये अनलॉक होगा, यानी कि ये ओपन होगा। फिर सर जी ग्रेड सिस्टम वाला भी बता दें। आप एक काम करें हफ्सा, इफ़ पॉसिबल आप जब सिलेक्शन कर रही हैं ना तो मुझे वीडियो बना के शेयर कर दें, और साथ बताएं कि सर मैं अभी शिफ्ट दबा रही हूँ, अभी कौन सी की प्रेस कर रही हूँ, माउस का कौन सा बटन दबा रही हूँ, जिस तरह मैं यहाँ बताता हूँ ना, शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ क्लिक किया इस तरह से, और बताएं, मैं आपकी वहीं से गलती निकाल लूँगा। अच्छा जी ग्रेड वाला जो है देख लेते हैं। चले हम ग्रेड के तौर पर चलें, यही नंबर जो है ना इनको कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या है जी, ये हमारे पास आ गए जी ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पर मैं ग्रेड लगाना चाह रहा हूँ। तो ग्रेड जो है वो स्टार्ट में आपने देख लेना है कि हाँ भी कितने नंबर वाले को कौन सा ग्रेड प्रोवाइड करने, जहन में ये क्लियर रखने। तो ग्रेड के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है जी इज़ इक्वल टू इफ़, जिस तरह पास और फेल में था वही सेम है, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट में आपने ये ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट कर लेने, सारे नहीं सिर्फ एक, देन ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू का साइन लगाएं। अब पास फेल में ना हम पासिंग मार्क्स लिख रहे थे यहाँ पर, कि हाँ भाई 40 से अबव वाला पास है और 40 से बिलो वाला ऑटोमेटिकली फेल दिखाए। तो वहाँ पर सिर्फ दो कंडीशंस थी, लेकिन ग्रेड जो हमारे पास मल्टीपल ग्रेड्स हो सकते हैं, 4 5 6 7 इस तरह से मल्टीपल ग्रेड्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर से नीचे लेकर आऊँगा, यानी कि इसको मैं बोलूँगा कि यहाँ भी जिसके नंबर 85 से अबव हैं या उसके बराबर हैं, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिख लेंगे जी कि इसको ए प्लस ग्रेड दिया जाए। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने अपना आंसर लिखा है जो हमने आउटपुट में शो करने। देन सादा कॉमा लगाएंगे अगली बात जाने के लिए, तो कॉमा अगेन इफ़, फिर से ब्रैकेट ऑन,
अब पास वे में क्या था, हमने कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट दूसरा आंसर भी लिखा जो कि फेल था। यहाँ पर हमने रिपीट करना है क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस आ गई हैं। तो अगेन कॉमा इफ़ लॉजिकल टेस्ट सी सेलेक्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अब नंबर डिक्रीज करते जाएंगे। अगेन वही ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 कि जिसके नंबर 70 या 70 से अबव हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में हम अपना आंसर लिखेंगे कि उसको जी ए ग्रेड दिया जाए। अब ए ग्रेड कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ख़त्म होगा, 70 से लेकर 70 71 से लेकर आपका ये 84 तक चलेगा, क्योंकि आगे हमने 85 की बात ऑलरेडी कर दी। उसको हमने बोल दिया कि जी 85 की रेंज में कोई नंबर आए ए प्लस ग्रेड देने, तो ए ग्रेड 70 टू 84 तक जाएगा। देन अगेन कॉमा इफ ब्रैकेट, अगेन लॉजिकल टेस्ट यही सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 की भी बात होगी। अब हम ऐसा ऐसा नीचे आते जाएंगे, 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 60 मार्क्स वाले को हम कह रहे हैं जी कि बी ग्रेड दिया जाए। होते हैं कुछ बी प्लस वाले भी होते हैं, लेकिन हम यूँ ही लगा रहे हैं। देन अगेन कॉमा एफ ब्रैकेट, अब 60 की भी बात होगी 50 पर आ जाती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लॉजिकल टेस्ट इंसर्ट किया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में हम अपना आउटपुट लिखेंगे कि बी के बाद सी ग्रेड आए। फिर कॉमा सेकंड लास्ट टाइम इफ ब्रैकेट, अब हम इसको लास्ट में कह रहे हैं कि जी जिसके नंबर 40 से अबव हैं एटलीस्ट, उसको जो है ये डी ग्रेड दे दे। डी ग्रेड वो होते हैं जो एटलीस्ट पास है, एफ ग्रेड फेल वाले को दिया जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, तो उसको जो है ये डी ग्रेड प्रोवाइड कर दे। और लास्ट में आकर हम इफ ब्रैकेट, अगेन लॉजिकल टेस्ट सेम ही सेलेक्ट करने, बट आपने यहाँ पर ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लगाना, सिर्फ लेस देन का साइन लगाने, इज इक्वल टू भी नहीं, सिर्फ लेस देन 40, लेस देन 40 कि जिसके मार्क्स 40 से अबव है उसको तो डी ग्रेड दे, लेकिन जिसके मार्क्स 40 से बिलो हैं, कम है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसको जो है ये एफ ग्रेड दिया जाए। देन ये जो ब्रैकेट्स हमने ऑन किए हैं इनको गिन के आप लोगों ने क्लोज कर देने, या जब आपके पास लास्ट में ब्लैक कलर की ब्रैकेट आ जाए तो समझ जाए हमारी ब्रैकेट्स मुकम्मल हो चुकी हैं। देन जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास सी ग्रेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 54 से अबव है, यानी कि उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें वो सब का आंसर देगा। 95 जब वो 85 से अबव है तो ए प्लस आ रहा है, 85 वाले पे क्या है जी ए प्लस ग्रेड है, 84 पे क्या है ए ग्रेड आएगा, क्योंकि हमने फार्मूले में ऑलरेडी बोला हुआ है। इस तरह से हम ये ग्रेड फार्मूला जो है ये इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ये क्लियर हुआ अबरार? ठीक। और किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी? नवीद बिल्कुल चुप है, कहीं से ये प्लानिंग ना बनाई हो कि कल छुट्टी कर लें। जी अफाक। सर जी वो कमांड बता दें जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स में वो हम मालूम करना चाहते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट कितने हैं, यानी कितने सेल्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। और मैंने ख्याल से सबको काम भी दिया था। अच्छा ये अफाक सारे वही सवाल पूछ रहे हैं जो प्रोजेक्ट में मिले हैं। चले, वो ये था कि एक रेंज है हमारे पास, जैसा कि मैं एक ही जगह बना लेता हूँ, उसको मैं ये बॉर्डर दे रहा हूँ ताकि मैं इसकी हदूद से बाहर ना जाऊँ। अब यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों में हमारे पास ना यूँ आप कह लें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, मैं फ़िलहाल रेंडमली लिख रहा हूँ, और कई जगहों पर हमारे पास सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ नंबर्स का पता चले कि नंबर्स जो हैं वो कितने लिखे हुए हैं, तो उसके लिए तो सिंपल फार्मूला है जी, इज़ इक्वल टू काउंट। काउंट ब्रैकेट, जगह सेलेक्ट की पूरी, देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ब्रैकेट का ध्यान रखने,
तो मैं ये बता रहा कि जी जो आपने रेंज सेलेक्ट की है उसके अंदर 7 नंबर लिखे हुए। अब ये सिर्फ हमें नंबर्स गिन के दे रहा है। ये देखिए मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, वो 7 से 8 नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो ही कोई नंबर लिखता हूँ वो 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इसी तरह एक और फार्मूला है जो कि सब कुछ गिन के देता है जी। ऑल थिंग्स हम यहाँ लिख लेते हैं, और वो जो हमारे पास है जी, काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट, जगह सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज। तो मैं ये 21 आंसर दे रहा है। अब इस 21 से मुराद ये नहीं है कि अल्फ़ाबेट, इस 21 से मुराद है कि आपके पास कहीं ना कुछ लिखा हुआ है। अब ऊपर वाले को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, 22 हो रहा है, 23 हो रहा है, लेकिन नंबर लिख रहा हूँ तब भी ये 24 25 इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पता चलें, एक रेंज के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट गिन के बताए। और मैंने उस वक्त बोला था कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, बल्कि इसका आंसर सबसे पहले नवीद नहीं दिया था। बड़ी बात थी, उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन आ गया था इनका आंसर। तो वो ये है कि ये देखें, काउंट ए का मकसद है सब कुछ गिन के देना, अल्फ़ाबेट नंबर्स दोनों। काउंट का मकसद है सिर्फ नंबर गिन के देना। तो सिंपल है, सारी चीज़ों में से हमें नंबर्स का पता है कि वो 12 हैं, तो बकाया जो चीज़ें रह गई वो अल्फ़ाबेट है। सिंपली हमने ये करने कि हमने सारी चीज़ों में से नंबर माइनस करना है, तो जो बकाया रह जाएंगे वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे, यानी कि इज़ इक्वल टू 25 यानी कि टोटल चीज़ें, माइनस 12 यानी कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। जब टोटल चीज़ों में से नंबर हमने साइड पे कर दिए तो जो बकाया रह जाएगा वो हमारे पास होंगे जी अल्फ़ाबेट्स। इस तरह से हमने ढूंढना था। बट पहले आंसर नवीद नहीं दिया था, उसका मुझे अच्छी तरह तब से ही नाम याद है। मैंने कहा इस बंदे में थोड़ी सी कॉमन सेंस है। आप लोग समझ रहे होंगे उस वक्त की बात करूँ तो पता है, उस वक्त समझ रहे होंगे कि हाँ ये बहुत ही कोई मुश्किल फार्मूला है, अभी सर ने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये माइनस था। और ये मैं कह रहा था उस वक्त कि जी आपने ये पढ़ा हुआ है, सब ने पढ़ा हुआ है। और कोई सवाल, कोई मसला परेशानी? अब नवीद का आंसर है जी नो सर, कोई नहीं। हाँ, सुनहरे अल्फाज में इसका नाम आ गया तो जवाब दे दिए। कोई नहीं कोई नहीं, कल ये मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देंगे सारे। सही, चलें। ये जो है एक्सेल को भी देखें, पावर पॉइंट को भी देखें। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें आपको पता है मैं किस तरह टेस्ट लेता हूँ। वो चीज़ें पूछता हूँ जो बहुत ही कॉमन यूज़ में आती हैं, क्योंकि पहले से पहले आप लोगों ने वर्ड का टेस्ट दिया होगा, ओरल टेस्ट, तो आपको आइडिया हो गया। उससे पहले आप लोग डर रहे हो पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, तो उसी तरह का ही टेस्ट है, ईजी होगा। बस छुट्टी नहीं करनी। ठीक? यानी ये इसको देखिए, कल की क्लास से पहले पहले कोई भी जहन में सवाल है वॉइस नोट भेज दें, मैसेज करके पूछ लें। कल की क्लास में मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई कोई सवाल है या नहीं है, मैं सीधा कहूँगा हाँ भाई जवाब दें। तो इसलिए प्रिपेयर रहने हैं। सही, चलें। ये जो है इसको देखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। टेस्ट वैसे इजी ही है, टेस्ट मुश्किल नहीं है, ओरल टेस्ट। ओके चलें जी, अल्लाह हाफिज़।